हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, आज आपके सामने जो ये वीडियो जा रहा है ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप बच्चों आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स बढ़िया से बीते होंगे। डीएनएस के थ्रू आपके पास जो भी वीडियोस पहुंचे थे, चाहे वो वन शॉट वीडियोस थे, चाहे वो लेक्चर वीडियोस थे, चाहे आप हमारे जो हमारे पास यहाँ पे सेमेस्टर का जो पूरा कोर्स चलता है आप उसके भी अगर मेंबर थे, तो आई होप आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे से गए होंगे, क्योंकि डीएनएस जो भी वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किए थे उसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स। और इसके लिए जो आपके पास ये लेक्चर जा रहा है ये हमारा पहला फ्री यूट्यूब वीडियो है जो आप तक पहुंचा, ये सारे बच्चों तक पहुंचेगा। उसके बाद हमारा जल्द ही ये कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे के वीडियोस में या आने वाले टाइम में मैं भी आपको दूंगी। बस अभी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये जो यूनिट फर्स्ट है हमारा फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो इसमें बॉटनी के अंदर लेक्चर फर्स्ट के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक बच्चों हमारा रहने वाला है ये है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का ये पहला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिन उनकी हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन एज वेल एज ओरिजिन, ये क्रॉप प्लांट से रिलेटेड टर्म्स क्या हमें बताते हैं, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो आपके पास जा रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो यहाँ पे एंड तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ शेयर करिएगा ये वीडियो आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो आप सभी के साथ इस बार बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले, क्योंकि ये लेक्चर वीडियोस उनके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको वॉइस मेरी क्लियर होगी। तो बच्चों, सबसे पहले टर्म जानते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से क्रॉप प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, किस तरह से घर घर तक पहुंचा। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है सबसे पहले हम इसे जानेंगे बच्चों। डोमेस्टिकेशन, अ प्लांट इज सेड टू बी डोमेस्टिकेटेड। एक प्लांट को हम डोमेस्टिकेटेड तब कह सकते हैं जब उसके सारे नेटिव कैरेक्टर यानी कि उस प्लांट के सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स जो हैं उनको इस तरह से बदल दिया जाता है कि ये अपने आप से ना तो ये आगे ग्रो कर सके, ना ही अपने आप से रिप्रोड्यूस कर सके, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब बिना उसमें, जब तक उसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक उसमें इंसान अपना दखल नहीं देंगे, तब तक ये प्लांट डोमेस्टिकेटेड नहीं कहलाएगा। डोमेस्टिकेशन का मतलब ही है इंसान ने अपने हिसाब से उस क्रॉप प्लांट को कटाई, उसकी छटाई की हो, जब उस पर्टिकुलर ह्यूमन को चाहिए तब उस फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, फ्रूट बने, फ्लावर्स हो, सीड्स हो। तो जब आधी से ज्यादा चीज एक प्लांट में होने वाली एक्टिविटीज जब एक इंसान के कंट्रोल में होती है तो वो प्लांट डोमेस्टिकेटेड प्लांट कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे यही चीज कहा गया है कि भाई एक प्लांट डोमेस्टिकेटेड तब कहलाएगा जब उसके नेटिव कैरेक्टर्स को इस तरह से अल्टर किया जाता है। अल्टर करना यानी कि चेंज कर देना। ऑल्टरेशन इस तरह से हुई है ताकि ना तो वो अपने आप से ग्रो कर सकता है अपनी मर्जी से, ना ही वो अपनी मर्जी से रिप्रोड्यूस कर सकता है। डोमेस्टिकेशन इज थॉट टू बी अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये माना जाता है भाई कि डोमेस्टिकेशन जो है किसके रिजल्ट की वजह से, एक रिलेशनशिप जो बनी उनके वजह से है। किसके बीच की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक रिलेशनशिप जो कि किसके किसके बीच में बनी, एक प्लांट के बीच में और एक ह्यूमन के बीच में। इस एसोसिएशन, इस पार्टनरशिप को हमने कहा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये पार्टनरशिप जब बनी तो इसी को हमने क्या कहा, को इवोल्यूशन कहा। एक साथ यहाँ इवोल्यूशन चल रहा है, बिकॉज प्लांट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स इवॉल्व। क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं और जो ह्यूमंस हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो बदलता है ताकि ये एक दूसरे को फेवर कर सके और साथ में आगे बढ़ सके, साथ में इनके चेंजेस आ सके, साथ में ये आगे बढ़ पाए। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का को इवोल्यूशन की बात करें तो ये जो ह्यूमन है वो हार्वेस्ट करता है किसी भी प्लांट को। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। जब भी कोई प्लांट बच्चों ग्रो करता है तो उसके अंदर हार्वेस्टिंग शुरू होती है। जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जब पूरी तरह से फ्लावर्स, फ्रूट, सीड सब हो गए तब उसकी कटाई शुरू होती है। तो यही वहां पे यहाँ पे भी ये बात की जा रही है कि इंसान अपने हिसाब से किसी भी गिवन प्लांट को हार्वेस्ट करता है, उसकी कटाई करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेफर करते हुए कि भाई अब ये प्लांट मेच्योर हो गया, अब इसका समय आ गया, हम इसको काट कर हटा देते हैं। सच एज द लार्जेस्ट फ्रूट, चाहे उसमें सबसे बड़े फ्रूट्स हो, चाहे उसके सीड्स को हम यूज कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि वही वही सीड्स जो होंगे वो आगे चल के नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, फिर से बड़े फ्रूट्स देगा उस पर्टिकुलर प्लांट में। तो एक तरह से डोमेस्टिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब प्लांट्स में ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, प्लांट्स की हर चीज को आधा से ज्यादा कंट्रोल कौन कर रहा हो, ह्यूमन कंट्रोल कर रहा हो, तब वो प्लांट वाइल्ड प्लांट ना कहला के वो एक डोमेस्टिकेटेड, एक घरेलू प्लांट कहलाता है। ठीक है, इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं बच्चों। एग्रीकल्चर एंड मैन, अब एग्रीकल्चर और मैन के बीच में एक रिलेशन के बारे में इधर बात की गई है कि जो एक खेती बाड़ी होती है और इंसानों के बीच में क्या रिलेशन है। मैन का जो इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में कब शुरू हुआ, खेती बाड़ी में इंसानों का जो इंटरेस्ट है वो शुरू हुआ करीब करीब 10,000 साल पहले। ठीक है, जिसमें ट्रांजिशन हुआ, जिसमें एक बदलाव देखने को मिला फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग, एक साथ इकट्ठा होने से लेकर उसको साथ में ऊपर की तरफ ग्रो कराना उस प्लांट को, ये देखने को मिला। ठीक, एक साथ इकट्ठा करना क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम बात फील्ड की करते हैं, खेत की बात हम करते हैं, तो वहां एक या दो प्लांट नहीं होता है बच्चों, वहां पे से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो साथ में ग्रो करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे गैदरिंग हुई, साथ में इकट्ठा हुए प्लांट्स और फिर आगे चल के उनमें ग्रोथ हुई। ठीक, इसी प्रोसेस में बहुत सारे क्रॉप वैरायटी है जो कि जनरेट हुए, अलग अलग क्रॉप की वैरायटीज इंसानों को पता चली कि ये क्रॉप प्लांट अच्छा है, ये क्रॉप प्लांट अच्छा है, इसको इन्होंने साथ लाया, गैदर करा और फिर इसको ग्रो कराया। तब हमने कहा कि भाई ये अब क्या कहलाना है, इसको खेती हम कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर, है ना। तो इस तरह से ये चीजें शुरू हुई। अब इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे क्रॉप वेराइबिलिटी जो थी, वेराइटी वेराइटी के क्रॉप प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया और उसको जनरेट किया गया, तब कभी जाने में कभी अनजाने में वो अपने आप ग्रो किए। ठीक है, अब माना जाता है कि पुराने समय में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मैन ने यहाँ पे यूज कितना किया है, अभी पहले के टाइम पे 5,000 प्लांट्स यूज किए थे स्पीशीज उसके पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एंड तो और ये क्यों किया था, ताकि उसकी खाने की जरूरतें पूरी हो सके और बाकी और जरूरतें जैसे कि लकड़ी का यूज होता है, पहले के टाइम पे यूज होता था कि भाई ये है तो इसी से खाना पकेगा। ठीक है, ठंडी का समय है तो इंसान को अगर अब हीटर है ना, अब ब्लोअर है ना, पहले के टाइम पे तो इंसान लकड़ी वगैरह जला के ही सारी हीट लेता था। तो इस तरह से वुड की वजह से अलग अलग फर्नीचर घर में बनते थे, चाहे वो बेड हो चाहे सोफा हो। तो इस तरह से चाहे वो हमारे खाने पीने की जरूरतें हो चाहे बाकी की और कंफर्ट हो, ये सब कुछ प्लांट से बहुत कुछ हमें मिलता था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए इंसान उस समय के टाइम पे 5,000 प्लांट स्पीशीज को पूरे वर्ल्ड में ग्रो कराया था। पॉपुलेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, हमारी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है प्रोडक्टिव प्लांट्स पे वो बढ़ गई, हमारी जो निर्भरता है प्लांट्स पर वो बढ़ गई, जिसके वजह से आज करीब करीब 150 प्लांट स्पीशीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारी सारे खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो इस तरह से इंसान और एग्रीकल्चर आपस में रिलेटेड हुए, किस तरह से इसके देखने को मिला कि शुरुआत में प्लांट्स को गैदर किया गया, इकट्ठा किया गया, फिर साथ में ग्रो कराया गया, ये सारी चीजें इनमें देखने को मिली बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसमें अब आगे देखते हैं हम लोग और क्या चीजें। नेक्स्ट है बच्चों रूबिश हीप हाइपोथेसिस। ये बात करता है कि ओरिजिन कैसे हुई एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। तो इसमें एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना तो पूरी तरह से जिसपे कोई एक आधार नहीं है, इसी तरह से एक अपने आप में एक थ्योरी दे दी गई जिसको था बोला गया रूबिश हीप हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कहते हैं भाई कि जो अर्ली ह्यूमंस है इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया ऐसे प्लांट्स की जड़ें जो कि न्यूट्रिशियस है, जो कि पोषण से भरपूर है, ऐसे प्लांट्स के रूट्स को गैदर करना शुरू किया, जड़ें को गैदर किया और इनकी बीज भी गैदर किया, इसके बीज को भी इकट्ठा किया, सीड्स को भी गैदर किया अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसे प्लांट्स एक्टिवली कॉलोनाइज हुए। ठीक है, द बेयर एरियाज, जो भी ऐसे एरियाज थे जहां पे कुछ भी कभी नहीं था वहां पे ये ग्रो किए और फिर आगे चल के इनमें देखने को मिला कि ये which were rich with discarded rubbish, जिसमें माना गया कि इसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। इसी नेचुरल प्रोसेस को बोला जाता है कि बेस्ड ऑन मैन्स नोन फूड गैदरिंग एक्टिविटीज। ये माना गया भाई कि ये सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो इंसान की ये एक्टिविटी थी जिसमें इंसान ने खाने को इकट्ठा किया, इसको ग्रो कराया, सिलेक्ट ऐसे ही प्लांट्स को किया जिसको लगा कि नहीं भाई ये यूजफुल है,
तो इसको हमने यहाँ पे ये इसी को देखते हुए आगे चल के इस हाइपोथेसिस को बोला गया रूबिश हीप हाइपोथेसिस, जिससे माना गया कि यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जब इंसान इस चीज पर बिलीव करने लगा कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें भरपूर पोषण है जो कि इंसानों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं, तो इंसानों ने आगे चल के इसको इकट्ठा करके ग्रो कराना शुरू किया। माना गया कि यही जो हाइपोथेसिस है वो रूबिश हीप हाइपोथेसिस कहलाई, जो कि कहलाए कि यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ठीक है, इंसान यहीं से प्लांट्स को ग्रो कराना शुरू किया। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने ये भी देखा कि इसमें कि ऐसे प्लांट्स को हम ज्यादा ग्रो कराएंगे जो कि अपने आप किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी कह सकते हैं आसपास की सराउंडिंग में अपने आप को बड़े आसानी से ढाल कर ग्रो करा सके। तो अडेप्टेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, अपने आप को ढाल पाना किसी भी बदलते हुए इन्वायरमेंट में, तो वो चीज भी देखने को मिली। तो ऐसे प्लांट्स को ज्यादा ग्रो कराया गया एग्रीकल्चर में। रूबिश हीप हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये वाली जो हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्टेबल हुई। फिर आई आगे चल के दूसरी थियरी। ठीक है, एक थियरी रूबिश हीप हाइपोथेसिस थी, दूसरी थी डार्विन की थियरी। ये किस पे बात करते हैं? उस स्पीशीज की ओरिजिन पे, चाहे ये प्लांट ही स्पीशीज क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने भी क्या बात की? स्पीशीज के ऊपर बात की कि किस तरह से प्लांट की जो स्पीशीज है उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी ओरिजिन हुई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चीजें थी। अब आगे इसमें देखा जाए तो डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि चार्ल्स डार्विन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह से निकल कर आए हैं। मतलब एक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म रहा होगा जो कि एक पूर्वज की तरह काम करेगा, जिससे निकल कर आगे चल के बाकी उसके सारे नए नए प्लांट्स वहीं से बनेंगे। हम यहाँ प्लांट स्पीशीज के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बॉटनी पढ़ रहे हैं, है ना। स्पीशीज हालांकि कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं एक प्लांट स्पीशीज। भाई डार्विन ने भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हालांकि इन्होंने एनिमल्स में भी बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक स्पीशीज जो कि प्लांट की है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कहाँ से निकल कर आ रहा है? उसके पूर्वजों से निकल कर आ रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है समय के दौरान, बीते समय के दौरान। तो इस चीज के बारे में डार्विन ने बताया कि जो ओरिजिन हुई है स्पीशीज की वो इस तरह से हुई होगी कि कोई अगर प्लांट स्पीशीज ए है तो वो निकलेगा, अलग अलग एनवायरमेंट में पहुंचेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, मान लेते हैं दूसरा एनवायरमेंट है जहां पे एक पहाड़ी इलाका है, मान लेते हैं तीसरी जगह है जहां पे पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, चौथी जगह मान लेते हैं जहां बहुत सारा रेत है। ठीक है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि अगर एक एंसेस्ट्रल प्लांट है, पूर्वजों में पाया जाने वाला अगर कोई प्लांट ए है, तो अगर वो इवॉल्व होके अलग अलग इन चार जगह पे पहुंचता है तो क्या वो सारे प्लांट्स जो कि अलग अलग एरिया में है ये एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। अगर एक कोई माउंटेन एरिया में, पहाड़ी इलाके में पहुंच रहा है तो उसके अंदर कुछ अलग फीचर्स आएंगे, एक अगर कोई पूरी तरह से रेतीले जगह पे है तो उसके अलग फीचर्स होंगे। अब सब जानते हैं कैक्टस और एक साइकस जैसे प्लांट में बहुत अंतर है, क्यों? क्योंकि एक अलग एनवायरमेंट में है, दूसरा अलग एनवायरमेंट में। तो डार्विन ने यहाँ पे यही कहा कि अगर कोई प्लांट है, कोई भी स्पीशीज है, तो वो अगर एक एंसेस्टर से निकलती है तो वो अलग अलग जगह पहुंचती है और उसके साथ उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है बीतते समय के साथ में। और इसको डार्विन ने इस बीते समय के लिए जो उनके अंदर बदलाव आता है उस बदलाव के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया इवोल्यूशन, जो एक बड़ा बदलाव, परमानेंट चेंज जो कि किसी भी प्लांट में या एनिमल बॉडी में आता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें देखने को मिली थी। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अब मान लेते हैं कि ये एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे भी एक मैदानी क्षेत्र जैसा था। ठीक है, अब इस दोनों जगह पे जो प्लांट्स यहाँ पे बनेंगे, ए से निकलकर इधर भी जा रहा है प्लांट, इधर भी जा रहा है। अब अगर यहाँ पे एक ए डैश प्लांट है मान लिया हमने, और यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है ए डैश डैश, तो हम मानेंगे कि अगर इन दोनों के इन्वायरमेंट एक जैसे हैं तो ऐसे में जो प्लांट ए डैश है और प्लांट ए डैश डैश है, ये दोनों प्लांट में कुछ न कुछ तो सिमिलैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे एनवायरमेंट में है। तो वही चीज डार्विन ने भी कही कि अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म है तो एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर आए होंगे। अब देखिए इन दोनों का एंसेस्टर सेम है और वो है ए, एंसेस्टर इनका पूर्वज तो दोनों का ही ए ही है ना। अब ये ए आगे इधर भी जा रहा है, ये आगे इधर भी जा रहा है,
तो दोनों के कॉमन एंसेस्टर है और इससे इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला, बदलाव जो था वो देखने को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ये चीज क्या है, ये चीज है बदलाव, वेरिएशन जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है, और साथ ही साथ जो नेचुरल सिलेक्शन है। भाई डार्विन ने ये दो टर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया कि अगर इवोल्यूशन हो रहा है, अगर एक बड़ा बदलाव किसी प्लांट स्पीशीज में आ रहा है, तो वो उसके पीछे रीजन है वेरिएशन और दूसरा रीजन है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो वेरिएशन जो कि किसी भी प्लांट में हो और साथ ही साथ उसमें जो नेचुरल सिलेक्शन हो। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की ये थियरी बड़ी पॉपुलर है, आपने इसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल यानी कि नेचर, जब प्रकृति सिलेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और प्रकृति किसको सिलेक्ट करती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ज्यादा सिलेक्ट करती है जो उस बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाता है, तो इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जब नेचर किसी को सिलेक्ट करती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेल अडेप्टेड ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को ढाल ले रहा है किसी भी बदलते एनवायरनमेंट में, तो वो आगे ज्यादा बढ़ेगा, उसमें रिप्रोडक्शन रेट तेजी से होगी, वो अपने जैसे नए प्लांट्स और तेजी से बनाएगा, है ना। वेयर एज ऐसे प्लांट जो कि अडेप्ट उतनी तरह से अपने आप को नहीं कर पाए हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स आगे चल के उतने आपको अपने रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ना ही उन प्लांट्स की पॉपुलेशन बहुत आगे तक बढ़ेगी। तो ये चीज आप देखेंगे कि प्लांट्स में देखने को मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं डार्विन की ये थियरी काफी एक्सेप्टेड हुई, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है कि भाई कोई भी जो प्लांट है वो अगर एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर आ रहा है तो उनमें सिमिलैरिटी जरूर होगी, और एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर जब प्लांट अलग अलग जगह पहुंचते हैं तो उनमें डिसिमिलैरिटी भी आती है। जब एक बड़ा बदलाव आता है तो उसके लिए डार्विन ने एक इस्तेमाल किया टर्म, वो था इवोल्यूशन, और उसके पीछे दो रीजन है। इवोल्यूशन होने के दो मेजर कारण है, इनमें से एक कारण है बच्चों यहाँ पर वेरिएशन, यानी कि एक बदलाव जो कि डीएनए में आ सकता है, किसी के भी बॉडी के जेनेटिक मटेरियल डीएनए में आ सकता है। मान लो डीएनए ही है, आपने सभी ने ये जूलॉजी में पढ़ा होगा कि डीएनए में एडेनिन थाइमिन नाम के नाइट्रोजन बेस होते हैं। मान लो यूवी रेडिएशन बहुत तेजी से पड़ रही है, एडेनिन और थाइमिन जो थे वो रिप्लेस हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं यूरेसिल आ गया। अब ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो बेस पेयर ही बदल जाएगा, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब बताओ, बॉडी में प्रोटीन ही अलग टाइप का बनने लगेगा, और जब प्रोटीन अलग टाइप का बनने लगेगा तो इससे क्या होगा, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, बॉडी में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। तो एक वेरिएशन और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर एक बड़ा सा बदलाव लाने के लिए, जिसको डार्विन ने इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन के पीछे दो कारण है, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दो हाइपोथेसिस दी गई, ये बताया गया कि कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, कैसे एग्रीकल्चर एक जगह से शुरू हुआ और आगे चल के ह्यूमंस तक अलग अलग जगह तक पहुंच पाया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्टेजेस ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन। अब जब हम वर्ड क्रॉप यूज करते हैं तो इसका बात समझेंगे, प्लांट में और क्रॉप में एक अंतर है बच्चों। क्रॉप हम प्लांट को कब कहते हैं, कोई एक प्लांट है उसको जब हम बहुत ज्यादा नंबर में और बहुत बड़े एरिया में ग्रो कराते हैं तब हम उसको क्रॉप बोलते हैं। लेकिन अगर वही प्लांट एक है नंबर में, या दो है, या तीन है, या चार है, आपके गार्डन एरिया में या आपने घर में जो पॉट वगैरह है उसमें अगर एक दो प्लांट लगे, आप उसको सिर्फ प्लांट कहेंगे, आप उसको क्रॉप नहीं कहेंगे। तब जो प्लांट्स बहुत बड़े स्केल पर ज्यादा अमाउंट में ग्रो कराए जाते हैं तब उसको हम क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्रॉप डोमेस्टिकेशन के क्या क्या स्टेजेस थे जो देखने को मिले, किस किस स्टेज में आगे चल के देखने को मिला कि ह्यूमंस ने क्रॉप को डोमेस्टिकेट किया, यानी जो जितनी फसल होती है उसको डोमेस्टिकेट किया, उसको अपने हिसाब से चेंज करके अपने एरिया में ग्रो कराया। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप डोमेस्टिकेशन। तो इसके स्टेजेस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, द प्री अडेप्टेड वाइल्ड प्लांट्स। अब ये जंगली प्लांट्स की बात हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि हर प्लांट अपने आप, जैसे कि अगर हम बात करें गोभी की, ठीक है, तो जो फूल गोभी होती है या पत्ता गोभी होती है वो अपने आप हमारे एरिया में नहीं ग्रो की है। सबसे पहले ये प्लांट्स जंगली हुआ करते थे, ठीक है, ये प्लांट्स बहुत ज्यादा वाइल्ड हुआ करते थे, जिसमें बहुत ज्यादा ना तो न्यूट्रिएंट्स होते थे ना कुछ होता था, इनका उबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर होता था और ये बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते थे। तो शुरुआत में सबसे पहले देखने को मिला कि हर एक क्रॉप प्लांट जो आज हम खाते हैं वो एक समय पर जंगली थे, वाइल्ड प्लांट्स थे। ठीक है, तो ये पहली स्टेज है
क्रॉप डोमेस्टिकेशन की। तो जो प्री अडेप्टेड वाइल्ड प्लांट्स थे, जंगली प्लांट्स थे जिनके अंदर वीडी टेंडेंसी थी। वीडी टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? घास वाली टेंडेंसी। वीड्स यानी कि घास होते हैं, है ना, ऐसे घास जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। कुछ घास ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल है, जैसे कि बथुआ है, वो भी एक घास है। बात समझ रहे हैं? बथुआ जो है ये घास है, कभी इसको लगाया नहीं जाता है, ये अपने आप ग्रो करता है। जो प्लांट अपने आप ग्रो करते हैं बिना लगाने के, बिना सीड्स के, उनको हम वीड कहते हैं, घास बोलते हैं। तो शुरुआत में देखने को मिला कि हर एक प्लांट जो होते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स थे, जिनके अंदर वीडी टेंडेंसीज थी, जो घास जैसे होते थे, मतलब जिनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते थे और बड़ी जल्दी ग्रो करते थे, एंड लार्ज रिजर्व्स ऑफ फूड। लेकिन एक चीज इनमें थी कि इनके अंदर फूड ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में था। तभी तो हमने इन जंगली प्लांट्स को क्या किया? डोमेस्टिकेट किया, अपने आसपास ग्रो कराया, अपने अकॉर्डिंग इनकी ग्रोथ डिसाइड की, अपने अकॉर्डिंग हमने देखा कि कब ये फ्लावरिंग करेंगे, कब ये फ्रूटिंग करेंगे, तभी इनका हुलिया बदला, तभी इनका स्ट्रक्चर बदला। और मेन इसीलिए हमने इनको ग्रो कराया क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर भर के थे। तो वही चीज है कि इनके पास लार्ज रिजर्व ऑफ फूड। ये क्या किए गए? इनको अब शुरू किया गया कॉलोनाइज करना, ओपन ग्राउंड में, खुले मैदान में इनको ग्रो कराया गया, जब जहां पे इंसानों का घर होता था उसके आगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप था, जंगली प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना, इंसानों के घर के आगे ग्रो कराना, ये पहला स्टेप था। इससे क्रॉप का डोमेस्टिकेशन यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो प्रोबेबली जो सीड्स है इनको क्या किया होगा? ये माना गया होगा कि भाई सपोज करो कोई ह्यूमन है, कोई इंसान है, वो अचानक से सीड लेकर आ रहा था, एक्सीडेंटली किसी न किसी तरीके से, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ये सीड कभी न कभी जमीन में गिरे होंगे और इनसे प्लांट उगा होगा। तो ये माना गया। तो प्रोबेबली सीड्स वर ड्रॉप्ड एक्सीडेंटली नियर द हाउस फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट से जहां पे वो ओरिजिनली वो पाए जाते थे, वहां से उनकी सीड यहाँ पे आके किसी न किसी रीजन से गिरी होगी, जिसकी वजह से ये हुआ होगा कि जो ये जंगली प्लांट्स थे ये डोमेस्टिकेट होना शुरू किए, इंसानों के घर के आसपास ग्रो करना शुरू किए। अब आती है इसके बाद सेकेंड स्टेज। अभी सेकेंड स्टेज में क्या हुआ भाई? अभी सेकेंड स्टेज में देखने को मिला कि सीड्स वर रेगुलरली हार्वेस्टेड एज फूड। ठीक है, फ्रॉम द ओपन ग्राउंड। अब इन सीड्स को क्या किया जाता? जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो सीड्स को निकाला जाता था और सीड्स को बचा के रखा जाता था, ताकि उसको नेक्स्ट सीजन में जब उस प्लांट का वापस से सीजन आए तो उसको हम वापस से लगा सके। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली। तो सीड्स वर रेगुलरली हार्वेस्टेड एज फूड, ठीक, फॉर द ओपन ग्राउंड मैन हाउस, जो भी इंसानों का घर था उसके आगे इनको ग्रो कराया गया, और साथ ही साथ इनको अगल बगल इनके बाउंड्री बनाई गई। इस बाउंड्री से क्या हुआ? ये प्रोटेक्टेड रहे, एक जगह पे ग्रो किए, एंड फेंस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड कैटल। तो इनको जो भी गाय भैंस है, जो भी एनिमल्स हैं, उनसे बचाना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर यही क्रॉप प्लांट्स को खा जाएंगे तो इंसानों के लिए क्या बचेगा। तो इसीलिए अगल बगल फेंसिंग करना जरूरी हो गया, बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी हो गया जहां भी क्रॉप प्लांट्स लगे थे। अब इस स्टेज पे मैन ऑल्सो सिलेक्ट म्यूटेंट्स फॉर इंक्रीज यील्ड्स, पैलेटेबिलिटी एंड अदर डिजायरेबल ट्रेट। अब इसी पॉइंट पे सेकेंड स्टेज में इंसान ये भी डिसाइड करना शुरू कर दिए कि किस तरह की वेराइटी का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज बता रहा है कि कैसे डोमेस्टिकेशन की तरफ इंसान बढ़े, क्रॉप प्लांट्स को कैसे इन्होंने डोमेस्टिकेट किया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? मैन लर्न सोइंग ऑफ सीड। अब इस स्टेज में क्या हो गया? इंसान सीख चुके थे इस स्टेज में कि कैसे बीज को मिट्टी में लगाया जाता है, सोइंग ऑफ सीड्स एट द राइट टाइम। अब ये भी इनको पता चल गया कि इनका सही समय कब है, कब हम सीड्स को लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने शुरू किया विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स फॉर रिक्वायर्ड हस्बेंड्री अप टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से पालन पोषण करना प्लांट्स का, कब उनकी कटाई करना, छटाई करना, ये सब इन्होंने डिसाइड किया, और ये भी पता किया कि कब वो सही समय आता है जिस समय प्लांट को लगाना चाहिए। तो ये 3 स्टेज थे। इन 3 स्टेज से ये हुआ कि आखिरी स्टेज में पहुंचे और फिर ये पता चल गया कि भाई क्रॉप का डोमेस्टिकेशन हो गया। तो ऐसे शुरुआत हुई, कैसे क्रॉप प्लांट्स को जंगल से ले आकर जो भी इंसान है उनके घर के आगे लगाना शुरू किया गया। ठीक है, तो ये है। फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट, इन्होंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और बताया कुछ तो यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स के डोमेस्टिकेशन के बारे में। और ये तीसरे साइंटिस्ट है हमारे पास अल्फांसो डी कंडोले। ठीक है, ये स्विस बॉटनिस्ट थे और फेमस बॉटनिस्ट के बेटे थे ऑगस्टिन डी कंडोले के। ठीक है, ये पेरिस में जन्मे थे और इनके जो फादर का बॉटनिक गार्डन था वहां पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था और उनको ही पूरी तरह से अपने अंदर रख लिया था, इस गार्डन के ऊपर काफी काम किया था। ठीक है, अब राइट अ मैसिव टोम ऑफ प्लांट ज्योग्राफी दैट अज्यूम द डेरिवेशन ऑफ ईच स्पीशीज फ्रॉम अ स्पेशली क्रिएटेड इंडिविजुअल। अल्फांसो डी कंडोले ने क्या किया यहाँ पे वॉज अमंग द फर्स्ट, ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया टू इंडिकेट ओरिजिन्स वेयर प्लांट डोमेस्टिकेशन में हैव टेकन प्लेस। इन्होंने बताया
कि ऐसी कुछ जगह है पूरे कंट्री में जहां पे प्लांट्स की ओरिजिन की शुरुआत हुई, ठीक है। और इनमें इन्होंने कौन कौन सी जगह का नाम लिया, इन्होंने बोला डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ चाइना से, साउथ वेस्ट एशिया से, जहां पे इजिप्ट आया, ट्रॉपिकल एशिया आया, इन्होंने बोला ये सारी वो जगह है जहां पे ओरिजिन हुई, जहां से उत्पत्ति हुई क्रॉप प्लांट्स की, ठीक है, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। अब आता है डायनामिक्स ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, ठीक। डोमेस्टिकेशन जो है ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बदला काफी समय पे, काफी तरीके से बदला। अभी हमने जैसे देखा कि 3 स्टेज से बदला। सबसे पहले हमने देखा कि ये जंगली प्लांट थे, फिर इनको एक्सीडेंटली किसी न किसी तरीके से इनके सीड आके गिर गए इंसानों के घर के आगे, धीरे धीरे वहां ग्रो करने लगे। फिर इंसानों को ये भी समझ आई कि कब क्रॉप प्लांट्स को किस सीजन में कहाँ लगाना चाहिए, तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। तो डोमेस्टिकेशन को हम कह सकते हैं भाई कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है। ऑपरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन, भाई ह्यूमंस के बिना ये डोमेस्टिकेशन संभव नहीं था, ठीक है। और ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे वाइल्ड स्टेट से लेकर डोमेस्टिकेशन प्लांट का जब शुरू हुआ तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ? जंगली स्टेट से शुरू हुआ, जंगली प्लांट से शुरू हुआ, जंगली एरिया से शुरू हुआ, ठीक है, टू अ स्टेट ऑफ इंसिपिडेंट डोमेस्टिकेशन, और आया कहाँ तक? घरेलू तक आ गया, घर तक आ गया, ठीक है। तो डाइवर्स फॉर्म्स जो है दैट डिफर मोर एंड मोर फ्रॉम देयर प्रोजेनिटर्स डेवलप। अब यहाँ पे देखने को मिला कि जहां से उस प्लांट की ओरिजिन हो रही थी, वहां से लेकर जब वो नया प्लांट अलग अलग जगह जाके अलग अलग बना, तो वो अपने पूर्वजों से काफी अलग समझ में आया। तो इससे समझ आता है कि उस प्लांट में काफी बदलाव देखने को मिले होंगे। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड हैज अ सिग्निफिकेंट रोल। जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, कल्टीवेट करना यानी कि ग्रो कराना प्लांट्स को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डोमेस्टिकेशन प्रोसेस, ठीक है। कल्टिवेटेड सीड्स प्रेजेंटिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम द वाइल्ड हैबिटेट। अच्छा, अब जो वाइल्ड हैबिटेट रही होगी, जो जंगली एरिया रहा होगा, वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ी अलग रही होगी। पता चल रहा है वो ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स के घेरे में है, बहुत ज्यादा छांव मिल रही है, बहुत ज्यादा धूप मिल रही है। अब वो जब निकल कर आया डोमेस्टिकेशन में, जब वो इंसानों के घर के आसपास आया, तो उसका इन्वायरमेंट बदला हुआ लगा। इसके वजह से ये देखने को मिला कि उनमें बदलाव भी आए। अब आप जैसे कि कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो जंगली कॉलीफ्लावर या कैबेज होता था, फूल गोभी या पत्ता गोभी होता था, वो एकदम अलग दिखता था। और जो हम अपने आसपास जो फ्रूट वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, जो हम फूल गोभी पत्ता गोभी खाते हैं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट में था, ठीक है। और जब उसको ले आकर डोमेस्टिकेशन किया गया उस क्रॉप प्लांट का, तो उसको अलग ही इन्वायरमेंट मिला। अब उस इन्वायरमेंट के अंदर उसने अपने आप को ढाला, और जब उसने अपने आप को ढाला तो ये चीज देखने को मिली कि भाई उसका रूप बदला, उसका स्ट्रक्चर बदला। तो ये चेंजेस देखने को मिले। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो वाइल्ड प्लांट है और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो इससे माना चल रहा है कि भाई हैबिटेट का अच्छा खासा असर पड़ता है। क्रॉस कंपैटिबिलिटी बिटवीन द कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड लीड्स टू मोर पोटेंशियल वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करा दे यहाँ पर कल्टीवेटेड प्लांट को, जो हमने आसपास लगाया है, और जो वाइल्ड प्लांट है, तो इससे क्या होगा? और वेरिएशन और बदलाव आएगा उस प्लांट में। और ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहां पे बैरियर्स टू जीन फ्लो मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ टू टाइप्स। अब मान लो कि यहाँ पर एक क्रॉप प्लांट है जो कि जंगली एरिया में है, ठीक है, ये एक वाइल्ड एरिया है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है। वही मान लेते हैं यही क्रॉप प्लांट यहाँ से निकल कर आया, चाहे एक्सीडेंटली आया, चाहे ह्यूमन लेकर आए, और फिर इसको लगा दिया इन्होंने अपने घर के बाहर, ठीक है, खुले फील्ड में। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो शेप और साइज है वो बदल रहा है। हमने लेकर इसी आया क्योंकि इनमें भी न्यूट्रिएंट्स था, इनमें भी था, इसीलिए हम लेकर आए। तो हम ये नहीं कहेंगे न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ गई, बट न्यूट्रिएंट्स वैसे ही थे, लेकिन स्ट्रक्चर शेप बहुत कुछ बदला, अंदर के कुछ केमिकल्स भी बदले। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला प्लांट, ऐसा नहीं कि इनमें का हर एक प्लांट वाइल्ड से कल्टिवेटेड बन जाएगा, क्रॉप प्लांट बनेगा, ऐसा नहीं। कुछ वाइल्ड भी रहेंगे, कुछ कल्टिवेटेड भी रहेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? भाई इन दोनों के बीच में अच्छा खासा एक बैरियर होगा जो कि इन दोनों को आपस में मिक्स होने से रोकेगा। तो अगर जीन फ्लो की बात करें, मतलब इसका जीन निकल कर यहाँ चला जाए, तो उससे वेरिएशन आता है। लेकिन जो बैरियर्स हैं, जो कि एक रुकावट पैदा करते हैं दोनों इन्वायरमेंट के बीच में, वो क्या करते हैं? आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। इसकी आइडेंटिटी अलग होगी एक वाइल्ड प्लांट की, और इसकी आइडेंटिटी जो है वो अलग होगी। तो ये चीज देखने को मिली। लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ जीन्स रिलीजेस वेरिएबिलिटी।
तो जो लिमिटेड चेंज है वो क्या करता है, वेरिएबिलिटी को और ज्यादा रिलीज करने का काम करता है। वीड प्लांट्स विच आर कॉम्पिटिटिव, ऐसे वीड प्लांट जो जंगली प्लांट्स है जो कॉम्पिटिटिव होते हैं विद कल्टिवेटेड रेसेस, ठीक है, बट रिटेन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द वाइल्ड रेसेस। अब जो वीट प्लांट्स है जो कि कॉम्पिटिटिव है, जो पूरी तरह से घास वाले प्लांट्स हैं, ये पूरी तरह से कल्टीवेटेड प्लांट्स के साथ में कंपटीशन तो करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में वाइल्ड रेसेस जो है यहाँ पर अलग पाए जाते हैं कल्टीवेटेड वाले से। तो ये डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑपरेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। अब जब हम डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं, कोई क्रॉप प्लांट जब डोमेस्टिकेट हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑपरेट करते हैं इन द सिलेक्शन। अब इस कौन सा फैक्टर होगा जिससे हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रॉप प्लांट्स को कि वो भाई डोमेस्टिकेट हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स बाय द कल्टीवर वाइल सोइंग। अब जब उस प्लांट्स को हम लोग ग्रो करा रहे हैं, उसकी बीज को हम जब मिट्टी में लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ ध्यान दिया कि भाई सिलेक्ट कैसा करना है, डिजायरेबल ट्रेट्स ही सिलेक्ट करना है। भाई ऐसे ट्रेट्स ही हमें चाहिए जो कि उसके अंदर अच्छे हैं, हमें जो अनडिजायरेबल ट्रेट है वो नहीं चाहिए। चेंज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट थ्रू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। भाई हमने एनवायरनमेंट तो पूरा ही बदल दिया, वो था जंगली, लेकर आ गए घर के बाहर, तो हमने क्या किया, पूरी तरह से माइक्रो एनवायरनमेंट बदल दिया, छोटा सा जो एनवायरनमेंट है उसको बदल दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगा, ये सब तो रहेगा ही, छोटा एनवायरनमेंट चेंज होगा, जो आसपास की चीजें थी वो उसकी बदलेगी, तो इसीलिए लिखा है माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा बदलेगा यहाँ पे। डिफरेंशिएशन हाइब्रिडाइजेशन साइकिल्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइज करते हैं, यानी कि जो क्रॉसिंग देखने को मिलती है, वो क्रॉप प्लांट पेयर्स और मैन सिलेक्टेड वाले में अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। सो द डायनेमिक्स ऑफ डोमेस्टिकेशन, तो ये जो हमें लुक देखने को मिल रहा है पूरा कि डोमेस्टिकेशन जो हो रहा है, इससे पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी कि बच्चों बाहरी स्ट्रक्चर का जो बदलाव आता है क्रॉप प्लांट्स में, विदाउट सब्सटैंशियल चेंजेस इन द जेनेटिक बैकग्राउंड। भाई जीन नहीं बदलने वाला है, जीन नहीं बदलने वाला है, सबसे बदलेगा क्या, बाहरी रूप बदलेगा। मैंने अब फिर से कहा कि अगर हम एक पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, उसको हम एक जंगली पत्ता गोभी से उसको एक डोमेस्टिकेटेड पत्ता गोभी अगर बना रहे हैं, तो उससे उसका सिर्फ बाहर का हुलिया थोड़ा बहुत बदलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो पत्ता गोभी है या जो फूल गोभी है वो सफेद से अचानक से ब्लैक होने लगेगा, नहीं, उसका जो अंदर का जीन है वो वैसा ही है, उसका हमने जीन नहीं बदला है। तो जीन जब नहीं बदलेंगे तो अंदर की क्वालिटी वही रहेगी। कलर कैसा है, शेप कैसा है, शेप थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, कलर कैसा है, अंदर कितना स्टोर्ड फूड है, कितना उसमें विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब हम बदल नहीं सकते। हमने बदला क्या है, सिर्फ उसका बाहरी ढांचा बदला है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बदला, लेकिन जेनेटिक बैकग्राउंड नहीं बदला, जीन्स जो थे वो एज इट इज रहे, ठीक है। लेकिन जो स्पेशिएशन है ये रेयरली ऑकर्स अंडर डोमेस्टिकेशन। स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज का बनना। तो जब हम डोमेस्टिकेशन करते हैं ना, जब किसी प्लांट को हम घर पे लगाते हैं जंगली प्लांट से निकाल कर, उसको जंगली एरिया से निकाल कर, तो उनमें बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलता है। एक बार जो चेंज आया, उससे हम कहें कि नई स्पीशीज बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्पीशीएशन नहीं होता है, ठीक है। अंडर डोमेस्टिकेशन के अंदर अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स अल्टीमेटली लीड टू द एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर जनरली रेडियली डिफरेंस इन अपीयरेंस फ्रॉम द वाइल्ड प्रोजेनिटर्स। तो हम बार बार वही बोल रहे हैं कि जो वाइल्ड प्रोजेनी है या जो वाइल्ड प्लांट्स है वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट से काफी अलग होंगे, क्योंकि इनमें जो बदलाव आया है, चाहे वो बाहरी ढांचा का बदलाव हो, चाहे वो माइक्रो एनवायरनमेंट में चेंज होने से वजह से आया हो, किसी भी वजह से आया हो, लेकिन बदलाव तो रहेगा। दोनों प्लांट एक दूसरे से बहुत अलग देखने को मिलेंगे। आगे है पॉसिबल चेंजेस इन द प्लांट स्पीशीज ड्यू टू डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के प्लांट में क्या क्या चेंजेस आएगा, शैटरिंग सीड डोरमेंसी। सीड जो है वो कुछ समय के लिए ना अपने रेस्टिंग पीरियड में रहता है, मतलब उस समय वो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई, आपने हालांकि ये सब पढ़ लिया है सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कि कोई भी क्रॉप प्लांट है, अब आप चाहेंगे कि उसका सीड एक समय आएगा कि वो अपनी बॉडी से सीड्स निकालेगा। वो सीड्स हवा की मदद से, पानी की मदद से, इंसेक्ट्स की मदद से, किसी भी मीडियम से वो और जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सीड्स जैसे ही यहाँ इस प्लांट से निकले वो तुरंत सीड जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना ले। क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता है। कुछ समय के लिए जो सीड है वो अपने रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, वो आराम करने चला जाता है, और उस रेस्टिंग पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई जब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हुआ तो उसके वजह से जो सीड की डोरमेंसी है वो भी बिखर गई, शैटर हो गई,
ठीक है। सीड वायबिलिटी, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, हमने ये भी देखा कि जो सीड है वो कब तक जर्मिनेट कर सकता है, वो भी बढ़ गई। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो रिलीज होने के 30 डेज तक भी जर्मिनेट करने के कैपेबल रहते हैं। ठीक है। वायबल यानी कि ये सीड जब निकलेगा और सॉइल में वापस जाएगा तो वापस से एक नया प्लांट कब तक बनेगा, तो वायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। अब हम बोले कोई सीड है जो कि 2 घंटे का वायबिलिटी पीरियड है, मतलब वो 2 घंटे के अंदर अगर उसको मिट्टी, पानी, न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर वो 2 घंटे बाद उसको मिला, 3 घंटे बाद मिला, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये तो सही चीज नहीं है। तो सीड्स में जो वायबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनमें क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, सीड कोट जिसे हम कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा सेकेंड थर्ड में, है ना, थर्ड सेमेस्टर में। सेकेंड थर्ड क्लास नहीं बोल रही हूँ, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो ये चीजें आपने देखी होंगी। तो ये ऐसा है। फिर स्टर्डीनेस, जो बहुत ज्यादा कठोरपन इनमें आ जाता है। ऑटो और फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेस, मतलब ये जो धूप की रोशनी है वो कितने देर के लिए मिल रही है, वो कैसे इनको रिस्पॉन्स देती है, यानी उस रिस्पॉन्स में ये किस तरह से ग्रो करते हैं, कब ये फूल फ्लावरिंग इनमें होगी, फ्रूटिंग होगी, ये सब डिसाइड किससे होती है, फोटो पीरियड से, यानी कितने धूप की रोशनी इनको कितने समय के लिए मिल रही है। ठीक है। तो ये सारे बदलाव थे, चेंजेस थे जो प्लांट स्पीशीज में आए जब वो वाइल्ड प्लांट से डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स बने। समझ रहे हैं बात को। तो उनके अंदर सीड डोरमेंसी जो थी वो बिखरी, वो चेंज हुई, साथ ही साथ में उनकी वायबिलिटी बदली, साथ ही साथ जो उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो आना शुरू हो गया, सीड कोट बनना शुरू हुआ, कठोरपन ज्यादा आया, स्टर्डीनेस आया, और फोटो पीरियड रिस्पॉन्सेज भी बदले। ठीक है। तो बच्चों ये इतने चेंजेस हैं जिनमें देखने को मिल रहे थे। अब आता है आखिरी एक्सपेरिमेंट इधर का, वाविलोव एक्सपेडिशन राउट। ठीक है। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ जरूरी है कि जो भी प्लांट्स है हम उसके सैंपल्स को अपने पास रखें। तो प्लांट्स के जो छोटे सैंपल्स हम अपने पास रखते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं जर्म प्लाज्म। ठीक है। बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ ऑल द यूनियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लांट इंडस्ट्री मेंबर्ड, यहाँ पे देखा गया कि ओवर 36,000 एक्सेशन ऑफ व्हीट स्टोर किए गए। जर्म प्लाज्म समझ जाओ, स्टोरेज ऑफ प्लांट स्पीशीज, जो प्लांट की स्पीशीज को हम स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाई हमने उसका सैंपल कलेक्ट करके रखा, उसका सैंपल को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। अब इसमें देखा गया कि 36,000 एक्सेशंस जो थे, यानी नए कलेक्ट जो वीट के नए जनरेशन आए उसको स्टोर किया गया। 10,000 करीब करीब मेज का स्टोर किया गया। 23,000 लेग्यूम्स के, यानी कि जो पल्सेस होते हैं उनके स्टोर किए गए। 18,000 वेजिटेबल के जर्म प्लाज्म स्टोर किए गए। 12,000 फ्रूट और स्मॉल फ्रूट क्रॉप्स के स्टोर किए गए, और करीब करीब 23,000 फॉरेजेस की यहाँ पे स्टोर किए गए। तो ये स्टोरेज भी देखने को मिला, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। टोटल जो एक्सेशन है ये करीब 2 लाख तक पहुंच गया। हाँ, इन द टाइम्स ऑफ एनआई वेविलोव। ठीक है। ऑल दिस रिच डाइवर्सिटी वॉज थॉरली स्टडीड एट एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स ऑफ कंट्री। अब ये जितने जर्म प्लाज्म को एक साथ कलेक्ट किया गया, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने पूरे अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरियाज में अच्छे से स्टडी किया और उसको समझा। इससे इनको प्लांट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली, चाहे उसका केमिकल नेचर हो, बाहरी स्ट्रक्चर हो, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, या उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो, यानी अंदर के सेल और टिश्यू कैसे होते हैं, ये सब हो, ये सब इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से कुछ हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। आई होप बच्चों आपको ये जो टॉपिक है पूरा डोमेस्टिकेशन का, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स जो है वो एक वाइल्ड प्लांट से कल्टीवेटेड प्लांट कैसे बना, क्या क्या वो स्टेप्स थे, उस बीच में अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से अलग अलग अपनी स्टेटमेंट्स दी, अपनी थ्योरी दी, इस बात को बताया कि कल्टीवेटेड प्लांट्स कैसे बनाए गए, उनको वाइल्ड प्लांट से कल्टीवेटेड प्लांट में, डोमेस्टिकेटेड प्लांट में कैसे बदला गया, कैसे उनको कन्वर्ट किया गया। ठीक है। आइए आखिरी टॉपिक की एक और बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन की बात हो गई, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है भाई? सेंटर यानी कि एकदम मिडिल पोर्शन, है ना। तो एक कोई सेंटर होता है, एक कोई वो जगह होती है जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। और यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं भाई? प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। प्लांट्स की ओरिजिन कैसे हुई, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या था? तो प्लांट का डोमेस्टिकेशन जो था वो बड़ा रैंडम सा नहीं था, स्पेसिफिक रीजंस जो थे वो उसको माना गया कि यहाँ डोमेस्टिकेशन होगा, यही प्लांट्स को लगाया जाएगा, ग्रो कराया जाएगा, और माना गया कि यही सेंटर ऑफ ओरिजिन बना, यही वो जगह बना जहां से प्लांट्स की ओरिजिन शुरू हुई।
डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की ओरिजिन शुरू हुई। प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव इज द बेसिस फॉर सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब सपोज करो हमारे पास था जंगली पत्ता गोभी और फूल गोभी, हमने क्या किया, उसको लाया, उसको कल्टीवेट किया और उससे न्यूट्रिशियस वेल रेगुलर वेल शेप्ड वाले जो कॉलीफ्लावर कैबेज थे उसको ग्रो कराया। अब ऐसे में जो ओरिजिन है वो कौन बनेगा, जहां पे आपने डोमेस्टिकेशन किया है? नहीं, जहां से हमने उसको उठाकर लाया है, यानी कि जो उसका वाइल्ड टाइप था, जो उसका जंगली पार्ट था, जो उसका जंगली टाइप था, वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन बनेगा, क्योंकि वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है ये वाइल्ड रिलेटिव को माना जाता है। दे आर द रीजन वेयर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द प्लांट शोज मैक्सिमम अडेप्टिवनेस। ठीक है, और ये रीजन है कि वाइल्ड रिलेटिव्स जो थे प्लांट्स के, वो सबसे ज्यादा अपने आप को वही ढाल पाते थे, क्योंकि वो उस जगह पे ओरिजिनली वही पाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली थी। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन किसको माना गया? कौन सी वो जगह मानी गई जहां से माना गया कि प्लांट्स की ओरिजिन यहीं से हुई है? तो जितने भी कल्टीवेटेड स्पीशीज थे ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओरिजिन, जितने भी कल्टीवेटेड स्पीशीज है वर्ल्ड में, इन सभी की ओरिजिन है इन द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। उनका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली उनका वाइल्ड वाला इन्वायरमेंट बनेगा, जहां से वो सबसे पहली बार बने, वहीं पर वो उगे। एंड लेटर दे स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कल्टीवेशन। और जब भाई अलग अलग जगह ले जाया गया तो इनको कल्टीवेट किया गया, इनको ग्रो कराया गया, इनको हार्वेस्ट किया गया, उस जगह पे कंज्यूम किया गया। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या है? द नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज प्रेजेंट। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या है कि ये माना जाए कि भाई सेंटर ऑफ ओरिजिन सबसे प्राइमरी, प्राइमरी यानी सबसे बेसिक, सबसे पहला लेवल जो है ओरिजिन का प्लांट को किसको माना गया? वहां पे माना गया जहां पे सबसे ज्यादा वाइल्ड स्पीशीज पाए जा रहे थे, डाइवर्सिटी वाइल्ड स्पीशीज की जहां सबसे ज्यादा थी, डाइवर्सिटी यानी वेराइटी। ठीक है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज जहां पे ज्यादा थे। एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो प्लांट या वो एनिमल जो ओरिजिनली उस जगह पे पाए जाते हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज वहां ज्यादा थे। और सोर्सेस ऑफ डोमिनेंट जीन, जो सोर्स था डोमिनेंट जीन का वो कैसा था। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जिससे पता चला कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन प्लांट्स के रिस्पेक्ट में क्या है। तो इस तरह का कुछ इवोल्यूशन चला, स्टेप्स बाय स्टेप चला। क्या था? सबसे पहले ये वाइल्ड प्लांट्स थे, फिर धीरे धीरे इनमें देखने को मिला कि ये वीड्स बनते गए, और फिर इनको जब कल्टीवेट किया गया तो ये क्रॉप प्लांट्स बन गए। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप अब इनके अंदर परिवर्तन आया, इनके अंदर इवोल्यूशन आया। भाई इवोल्यूशन को डार्विन के लैंग्वेज में समझेंगे। डार्विन कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो एक बहुत समय पर आया हुआ बदलाव है किसी भी प्लांट या एनिमल में, 1-2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हजारों साल का। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इवोल्यूशन देखने को मिला। अच्छा, अब ये जो इवोल्यूशन है इसके पीछे कई हद तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये यूवी रेडिएशन की वजह से हो रहा है। यूवी रेडिएशन क्यों भाई बोला इसको? इसको क्यों माना? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशन है वो यूवी रेडिएशन की वजह से है। अब यूवी रेडिएशन हम सब जानते हैं हार्मफुल रेज हैं जो कि सूर्य की किरणों से निकलते हैं। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं ये एक्चुअली करते क्या है, कैसे ये बदलाव लाते हैं? तो बच्चों ये करते क्या है ना, ये सेल के अंदर जाते हैं, इनकी रेज जो है वो सेल तक पहुंचती है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर जाती है और ये न्यूक्लियस में जाती है। अब हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इस रेडिएशन की वजह से इनका जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन थाइमिन, आपने पढ़ा होगा, डीएनए इन सारे बेसिस से मिलकर बनता है। अगर नहीं भी जानते तो जानते रहिए, अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे मिलकर एक डीएनए तैयार होता है। वो जो उनका जो पोजीशन है वो इस यूवी रेडिएशन की वजह से बदल जाता है, और जब ये बदल जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा जो इससे आरएनए बन रहा है या इससे जो प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। आपने सभी ने जूलॉजी में पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो आपको पता होगा कि ये डीएनए की वजह से ही होता है। तो जब प्रोटीन ही गलत बनेगा या अलग तरह का बनने लगेगा तो इससे पूरा सेल ही बदल जाएगा, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म का रूप ही बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना गया कि यूवी रेडिएशन एक तरह के म्यूटाजेंट्स है, यानी ऐसे एजेंट्स हैं जिनके वजह से वेरिएशन आता है, जिसके वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ओरिजिन। क्या वो प्रोसेस अपनाया गया जिससे ये पता लगा जा सके कि सेंटर ऑफ ओरिजिन किसी क्रॉप प्लांट का क्या है? पहला स्टेप,
डिफरेंशिएटिंग प्लांट्स इनटू स्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक टैक्सॉन ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक बेसिस। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स को बांट दिया किस किस बेसिस पे। पहला था हमारा मॉर्फोलॉजिकल बेसिस यानी कि बाहरी ढांचे के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और दूसरा था जेनेटिक बेसिस यानी कि उनके जीन के बेसिस पे, उनके अंदर जीन कैसा है, क्रोमोसोम कितना है। पता चल रहा है कोई प्लांट है जिसके अंदर क्रोमोसोम 12 है, किसी के अंदर क्रोमोसोम 16 है, तो 12 वाले को अलग ग्रुप में रख दिया, 16 वाले को अलग ग्रुप में रख दिया। मॉर्फोलॉजी पे भी बांट लिया। मान लिया किसी कोई एक प्लांट है जिसमें लीव्स जो है वो एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है। आप सभी ने पढ़ा है ना, अल्टरनेट मैनर में लीफ का निकलना, एक ही नोड से दो लीफ का निकलना। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई कि बाहरी ढांचे के बेसिस पे भी हमने प्लांट को अलग कर दिया, इसको अलग ग्रुप में कर दिया, इस वाले प्लांट को अलग ग्रुप में रख दिया। पता चल रहा है इसी के साथ प्लांट सी भी है जिसका ये वाली प्रॉपर्टी है, तो हमने देख लिया इस वाले प्लांट को और इस वाले प्लांट को हमने एक ग्रुप में कर दिया, ये मिडिल में जो ये प्लांट है इसको हमने अलग ग्रुप में कर दिया। ठीक है, डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये भी देखेंगे कि जो प्लांट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कितना प्लांट जो है वो कितने एरिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, स्टैब्लिशिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कोई जीन्स जो है, कोई प्लांट जो है वो कितने ज्यादा अमाउंट में, कितनी ज्यादा संख्या में किसी एक जगह पर है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पता करना और ज्योग्राफिकल सेंटर देखना वेर इट इज एट द मैक्सिमम। अब जैसे अगर हमें पता करना है कि कोई प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे ये वाला प्लांट सबसे ज्यादा किस एरिया में पाया जाता है, तो हम ये मानेंगे कि भाई कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिन वहीं से हुई होगी। ठीक है, अब जैसे एक प्लांट है जिंको बाइलोबा, तो ये माना जाता है कि ये प्लांट एक समय पे एक्सटिंक्ट हो गया, लुप्त हो गया, फिर वापस से चाइनीज लोगों ने इसे बनाया। ठीक है, तो इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। तो ये जो प्लांट है इसको ओरिजिन कहाँ का माना जाएगा, चाइना का ही माना जाएगा, क्योंकि उसी ने क्या किया, उस कंट्री ने क्या किया, इस प्लांट की ओरिजिन वापस से करेंगे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लांट कितने नंबर में कहाँ पर है, इससे पता चलता है सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में। कोरिलेटिंग द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डाइवर्सिटी कितनी है और एरिया कितना है, ये सब एरिया को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इससे हमें सेंटर ऑफ ओरिजिन किसी भी क्रॉप प्लांट का पता चलता है। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब क्या वो क्राइटेरिया बनाया गया, क्या वो स्टेटमेंट्स दिए गए जिससे पता चले कि भाई यही सेंटर ऑफ ओरिजिन है एक्चुअली लास्ट में। तो कंपेयरिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रुप ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स विद सर्टेन स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया सेंटर ऑफ ओरिजिन को ऑफ ग्रुप ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। किसको किसको कंपेयर किया, एक कल्टिवेटेड प्लांट को विद स्पेशलाइज्ड पैरासाइट। तो इनके पास जो कल्टीवेटेड प्लांट्स थे इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंपेयर किया कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो कहाँ कहाँ पर है, और इसको कंपेयर करके पता किया कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ है, वही इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन होगी। अब उसके अलावा हमने क्या किया, सीक लिंकेजेस एविडेंसेस फ्रॉम आर्चियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड हिस्ट्री। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है उसकी हिस्ट्री क्या है, उससे वो कौन से ऐसे प्लांट होंगे जिससे वो बना होगा, वो प्लांट किस जगह पर पाए जाते होंगे, ये सारी चीजें। और आगे के स्टेज में प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स वाज कंसीडर्ड एन एसेंशियलिटी। मतलब घूम फिर कर ये लोग कहाँ पे आ रहे हैं, वाइल्ड स्पीशीज पे आ रहे हैं, ऐसे प्लांट्स पर आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से जंगली थे, जंगल में पाए जाते थे। इन्होंने फाइनली उसी को देखा और ये पाया कि भाई जहाँ पे इसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं इस कल्टीवेटेड प्लांट के, वहीं से उसकी ओरिजिन हुई होगी, वही उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सेंटर ऑफ ओरिजिन बच्चों इस तरह से निकाला गया। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन किसे किसे माना गया, सेंटर कॉम्प्राइजेस ऑफ स्मॉल पोर्शन, इतने एरिया पूरे अर्थ का। ठीक है, 2 to 3% पूरे लैंड एरिया अर्थ का, 2 to 3% बहुत होता है पूरे अर्थ सरफेस का। ठीक है, तो ये सेंटर्स में ज्यादातर ऐसे एरियाज आते हैं। दी स्मॉल पोर्शंस आर आइसोलेटेड बाय डेजर्ट्स और माउंटेन एरियाज। अब ये ज्यादातर ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये कहाँ से थे, ये डेजर्ट्स थे, या तो पूरी तरह से रेत थे, और या तो ये पूरी तरह से माउंटेन्स थे, पहाड़ी इलाके थे। ठीक है, अर्ली डोमेस्टिकेशन जो हुआ वाइल्ड या वीडी प्लांट्स का, वो एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन दीज सेंटर्स। तो ये माना जाता है कि जो जंगली प्लांट्स थे, इन कल्टीवेटेड प्लांट्स के, या जो इनके घास थे, इनके वीड्स थे, वो ज्यादातर ऐसे ही एरिया में पाए गए। तो इनको माना गया कि ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्रॉप प्लांट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आज की जो ये क्लास थी इसमें आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, साथ ही साथ सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होती है क्रॉप प्लांट्स की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको हमारे इस चैनल से। अब बच्चों बात कर लेते हैं हमारे बैच की। तो बच्चों हमारा नवोद्भव बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसके कुछ फ्री वीडियोज आपको यूट्यूब पर भी हमारे थ्रू मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करने में तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको लाइव
क्लासेस मिलेगी हमारे चैनल पर। चैनल के थ्रू हमारा यहाँ पर ऐप चलता है, डीएनएस एजुकेयर ऐप। इस ऐप के अंदर हमारी सारी क्लासेस जो है ये लाइव रन कराई जाती है सारे पेड बच्चों के लिए, और साथ में लाइव डाउट क्लासेस रन कराए जाते हैं। हैंड रिटन आपको नोट्स मिलता है। ये जो पीडीएफ आपको अभी दिख रहे हैं ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे फ्री में। बस आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे जुड़ जाना है, जो कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को टैप कर सकते हैं। वहां से आप हमारे इस टेलीग्राम ऐप से चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको टाइम टू टाइम जो भी फ्री पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं और बात करते हैं हमारे कोर्स के नॉर्मो बैच के फीचर्स की, जो कि सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के बच्चों के लिए रन कराया जाता है। चाहे आप बीएससी बायोलॉजी के हैं, ऑब्वियसली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपके सिबलिंग्स है जो बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर या बीकॉम की, तो आप हमारे नॉर्मो बैच के साथ जरूर जुड़िए। बीते कई सालों से हम ये जो कोर्सेस हैं ये रन करा रहे हैं और इसमें बच्चे बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, टाइम टू टाइम हम टाइम के अंदर ही हमारे सारे कोर्स को हम कंप्लीट करते हैं, रिवीजन हम कराते हैं, साथ ही साथ वन शॉट वीडियोस देते हैं। वन शॉट वीडियोस का मतलब क्या है, हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो यूट्यूब पर आपके लिए रन कराए जाते हैं। साथ ही साथ उससे पहले लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाते हैं, जिससे बहुत बेहतर तरीके से आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। हैंडरिटन नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाते, तो डीएनएस जो है ये फैसिलिटी आपको देता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराता है, वन शॉट रिवीजन कराएगा आपको, और साथ ही साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो भी मेंटोर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको तब तक आपको सपोर्ट करेंगे, तब तक आपको गाइड करेंगे जब तक आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं हो जाते। अब इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने के अंदर हम पूरे कोर्स को अपने कंप्लीट कराते हैं, और ये जो पूरा कोर्स है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 1499 में है। आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप DNS 10 कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब आप इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। डाउनलोड यहाँ पे डीएनएस एजुकेयर आप जरूर करेगा। इस ऐप पर भी बच्चों आपको हमारे इस पूरे क्लास का जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो, फोर्थ सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए। और बच्चों आप फटाफट से इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जो आप सभी के साथ इस बार फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।